Today, my topic of anatomy lecture is lungs. LUNGS. लंग्स का मतलब होता है फेफड़ा, और इसका जो लैटिन नेम है वो पल्मो है। लैटिन नेम इज पल्मो। पल्मो से पल्मोनरी बना है। अगर लंग से कोई रिलेटेड मतलब जैसे पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी का मतलब होता है कि जो मतलब लंग में आर्टरी जाती है उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो पल्मो जो है ये लंग्स का लैटिन नेम है, और इसका ग्रीक नेम जो है न्यूमोन है। न्यूमोन इज द ग्रीक नेम ऑफ द लंग्स। तो फेफड़ा को मतलब ग्रीक भाषा में, ग्रीक जबान में जो है न्यूमोन कहते हैं, और न्यूमोन से ही न्यूमोनिया जो है मतलब बना हुआ है। और न्यूमोनिया का मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग ड्यू टू डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जब लंग्स में जाता है तो उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में लंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी वजह से जो है लंग के इन्फ्लामेशन को न्यूमोनिया कहते हैं जो है। तो न्यूमोन इज द ग्रीक नेम ऑफ द लंग्स, और इसका लैटिन नेम है पल्मो। और इसी पल्मो से जो है लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पल्मोनरी कहते हैं जो है। जैसे पल्मोनरी टीबी होता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी होता है जो है, पल्मोनोलॉजी होता है, और पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। तो इस तरह से मतलब पल्मो का मतलब होता है लंग्स। तो लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई स्पेशलिस्ट होगा, पल्मोनोलॉजिस्ट जो लंग का स्पेशलिस्ट होता है। टीबी जो होता है, लंग में टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो इस तरह से जो है लैटिन नेम ऑफ द लंग्स आर पल्मो एंड ग्रीक नेम ऑफ लंग्स आर न्यूमोन। तो लंग्स क्या है? लंग्स आर सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए नोज होता है, ये नोज हो गया सामने, और इसके पीछे एक जो है मतलब फेरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स 12 सेंटीमीटर लेंथ का, और उसके बाद लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स ये सामने लैरिंग्स है। फिर एक ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया ट्यूब होता है, और ट्रेकिया के बाद में बाइफर्केशन होता है यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल पे। इसको राइट प्रिंसिपल ब्रांकस, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस। तो राइट प्रिंसिपल ब्रांकस लंग, राइट लंग में जाता है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रांकस लेफ्ट लंग में जाता है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू होता है नोज से, फिर फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स। तो ये नोज और फेरिंग्स और लैरिंग्स, ये तीन जो है मतलब ऑर्गन जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। URT अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, और लैरिंग्स हो गया। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स व्हिच फॉर्म द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर इसमें इन्फेक्शन होता है, नोज में राइनाइटिस हो जाए, या इसमें फेरिंग्स में फेरिंजाइटिस हो जाए, या लैरिंग्स में लैरिंजाइटिस हो जाए, तो ये तीनों इन्फेक्शन जो है URTI कहलाता है। URTI यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखिए उसके बाद ट्रेकिया है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस है, फिर लंग्स है। तो इस तरह से मतलब ट्रेकिया में ये ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, लंग्स है। तो ये LRT कहलाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, और लंग्स हो गया। TBL, ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। तो ये तीनों ऑर्गन ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग्स जो है ये LRT लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। तो इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इसको LRTI यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे ट्रेकियाइटिस हो गया, ट्रेकिया में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ट्रेकियाइटिस हो गया, और यहाँ पे ब्रोंकस में इन्फेक्शन हो गया तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और लंग्स में मतलब इन्फेक्शन हो गया तो उससे मतलब न्यूमोनाइटिस कहते हैं, और न्यूमोनिया कहते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये तो LRTI के केस में होता है। तो इस तरह से लंग्स का जो मतलब मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखिए हर सिस्टम का एक मेन फंक्शन होता है जो है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना होता है। तो रेस्पिरेशन इज द एंट्री ऑफ द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
तो एयर में जो ये वायुमंडल है, तो इसमें जो है जो एयर होता है, तो उस एयर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन जो होता है वही जो है मतलब ये रेस्पिरेटरी गैसेस होता है और बॉडी को उसी की ज़रूरत होती है। तो हवा जो वायुमंडल में प्रेजेंट है, तो हमारे नोज़ के रास्ते से, नाक के रास्ते से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाता है, फिर रेस्पिरेटरी इसमें ट्रेकिया में जाता है, फिर प्रिंसिपल ब्रोंकस में जाता है। इस तरह से दोनों फेफड़े में आधा आधा हवा चला जाता है। तो ये जो एयर गया है मतलब ऑक्सीजन को लेकर के, तो लंग्स उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसको जो है एक्सट्रैक्शन करके ऑक्सीजन को और ब्लड स्ट्रीम में मतलब भेज देता है और ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए से बॉडी के हर सिस्टम में, हर सेल को पहुंच जाता है। तो वहीं पर ऑक्सीजन ले करके बॉडी का हर सेल जो है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑपरेट होता है, तो उससे जो मतलब फूड में पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जो है मतलब केमिकल एनर्जी में ATP के शक्ल में बॉडी को देता है और उससे हमारा मतलब पूरा डे पर डे का जो है काम होता है, उसी से ताकत होती है और उससे ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जो है मतलब पूरी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन का एंट्री ऑफ द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो है मतलब नोज में हवा गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर जो है फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रेकिया में गया, फिर दोनों ब्रांकस में गया, फिर दोनों फेफड़े में गया, फिर दोनों फेफड़े से जो है वहाँ पे जो ब्लड होगा जो है तो ब्लड के ज़रिए से जो है मतलब वहाँ पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे मतलब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, आर्च ऑर्डर में, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से पूरे सिस्टम में जो है ब्लड को भेज देगा और ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा जो, और पूरे सिस्टम का जो है हर सेल का जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेनस ब्लड के जरिए से जो है मतलब आता है और ये मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल सुपीरियर वेना केवा के जरिए से, इंफीरियर वेना केवा के जरिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है बॉडी के हर सेल में, तो वेनस ब्लड के जरिए से वो रिटर्न होता है और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट कहलाता है, इसी को पल्मोनरी हार्ट कहते हैं। तो वहीं से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, तो पल्मोनरी ट्रंक जो है ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से राइट लंग में और लेफ्ट लंग में भेजता है जो है, और लंग जो है उसको जो है मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके आता है उसको लंग ले करके और यहाँ पे ब्रांकस को दे देता है, ब्रांकस जो है रिटर्न करके जो है यहाँ ट्रेकिया को देगा, ट्रेकिया लैरिंग्स को, लैरिंग्स जो है फेरिंग्स और फेरिंग्स जो है उठा के नोज के जरिए से बाहर है। तो जो एयर जो इंस्पायर्ड एयर था वो ऑक्सीजन लेके गया था, वही एयर कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करके लाके जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन ये रेस्पिरेटरी गैसेस से जो है, तो ऑक्सीजन जो है ये बॉडी के लिए जो है एसेंशियल है, ज़रूरी है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत है बॉडी को, क्योंकि इसका क्रेब्स साइकिल में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना हो तो क्रेब्स साइकिल ऑपरेट नहीं हो पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये मतलब रिटेंशन बॉडी के लिए नुकसान है, इसलिए बॉडी उसको जो है इसी लंग के ज़रिए से बाहर भेज देती है। तो इंस्पायरेशन में जो टाइम लगता है वो 3 सेकंड का लगता है, यानी ये जब अंदर जाता है लंग में तो देयर आर 3 सेकंड, ये एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है मतलब एनर्जी का एक्सपेंडिचर, एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो हवा जब एटमॉस्फेयर से लंग में जाता है इसी नोज के जरिए से लंग तक पहुँचने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। और इसमें नोज को फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, ट्रेकिया को, ब्रांकस को, लंग को जो है एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ATP मतलब खर्च करना पड़ता है। लेकिन जब एयर जो मतलब बाहर निकलता है लंग के जरिए से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो वहाँ पर जो है ये पैसिव प्रोसेस है, यानी एक्सपायरेटरी phase of the respiration is the passive process. The expiration is the exit of the air from the lung into the atmosphere through the respiratory tract. यदि लंग से जब एयर वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, तो वहाँ पर सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगता है, 2 सेकंड में जो है एयर बाहर निकल जाता है। तो वही दूरी, वही फासला जो है जो ऑक्सीजन
जाता है, एयर जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है तो 3 सेकंड में लंग में पहुंचता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वही एयर जो है लेके जब आता है बाहर तो 2 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि इंस्पायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी जो है एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है एक्सपायरेटरी फेज ऑफ द रेस्पिरेशन में, ये पैसिव प्रोसेस में 2 सेकंड का टाइम लगता है, इसमें देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो इस वजह से ये लंग्स आर द प्रिंसिपल एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, और ये लंग्स जो है ये थोरेसिक ऑर्गन है, यानी थोरेसिक कैविटी में जो है प्रेजेंट होता है जो है, और सेपरेटेड बाय द मीडियस्टम, दोनों फेफड़ों के बीच में जो है जो इस जगह है इसी को मीडियस्टम कहते हैं, मीडियस्टम कहते हैं। तो मीडियस्टम जो है मतलब होता है इंटरमीडिएट, यानी बीच का, दोनों लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, जगह होती है, इसे मीडियस्टम कहते हैं। और इसी मीडियस्टम में जो इंफीरियर मीडियस्टम होता है उसका मिडिल जो मतलब हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है, यानी मिडिल मीडियस्टम, तो यहीं पर जो है ये हार्ट होता है, दिल, हार्ट इज प्रेजेंट इन द मिडिल मीडियस्टम। मिडिल मीडियस्टम जो दोनों लंग के बीच में फेफड़ा होता है, तो इंफीरियर मीडियस्टम का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मिडिल मीडियस्टम कहते हैं। तो ये मतलब हार्ट, कार्डिया या इसी को कोर कहते हैं। तो दिल जो हृदय होता है, इन दोनों फेफड़ों के बीच में जो जगह होता है मीडियस्टम, तो मिडिल मीडियस्टम में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो लंग्स के पास जो है ये राइट लंग होता है, एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट लंग होता है। तो राइट लंग जो होता है तो ये जो है मतलब बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग जो है ये बिगर होता है, और ये हैवियर भी होता है, बड़ा भी होता है, और लेफ्ट लंग जो है ये स्मॉलर होता है और जो है लाइटर होता है। इसका जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है राइट लंग का, और लेफ्ट लंग का जो वेट होता है वो 600 ग्राम से लेकर के 650 ग्राम, 600 ग्राम से लेकर के 650 ग्राम तक होता है। और इस का जो एक्सटर्नल फीचर है जो है ये कोन शेप का होता है, लंग्स का जो शेप होता है कोन शेप का होता है जो है। इसके पास एक अपेक्स होता है जो है, ये देखिए अपेक्स है, और एक बेस होता है, एक बेस है ये। तो लंग, ईच लंग है 1 अपेक्स एंड 1 बेस। तो ये अपेक्स हो गया, ये बेस हो गया। वैसे लेफ्ट लंग के पास अपेक्स और बेस होता है। ईच लंग हैज एन अपेक्स एंड अ बेस। 3 बॉर्डर्स होते हैं। 3 बॉर्डर्स में जो है ये एपीआई बॉर्डर, एपीआई, ए माने एंटीरियर बॉर्डर, पी माने पोस्टीरियर बॉर्डर, और आई माने इंफीरियर बॉर्डर। तो इस तरह से जो है मतलब देयर आर 3 बॉर्डर्स और 2 सरफेस, एक कोस्टल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो देखिए मीडियल सरफेस का फर्दर डिवीजन हुआ है, इसका एक इंटीरियर पार्ट होता है मीडियल सरफेस का, और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। तो इंटीरियर पार्ट जो होता है अगला हिस्सा, मीडियल सरफेस को जो अगला हिस्सा होता है उसको मीडियस्टल सरफेस कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट को वर्टिब्रल सरफेस कहते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस। तो इस तरह से ईच लंग हैज 1 अपेक्स, 1 बेस, 3 बॉर्डर्स, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर, एंड 2 सरफेस, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस का जो है फर्दर जो डिवीजन किया गया है, तो मीडियल सरफेस के पास एक एंटीरियर पार्ट होता है, मीडियल सरफेस का जो अगला हिस्सा होता है उसको मीडियस्टल सरफेस कहते हैं, और जो पिछला पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको वर्टिब्रल सरफेस कहते हैं। अब आइए देखिए अपेक्स। तो अपेक्स जो है ये मतलब ब्लंट होता है। कैसा होता है? ये ब्लंट होता है। ब्लंट का मतलब नॉट पॉइंटेड जो है। तो ये अपेक्स है, तो अपेक्स ऑफ लंग इज ब्लंट इन शेप, यानी ब्लंट का मतलब होता है नॉट पॉइंटेड मतलब। तो इस तरह के दिस अपेक्स रीच, ये फर्क जो मतलब क्लेविकल होता है, क्लेविकल बोन जो होता है, क्लेविकल बोन, ये क्लेविकल बोन है जो है, ये क्लेविकल बोन का जो मीडियल 1/3 होता है, क्लेविकल बोन का ये मीडियल 1/3 होता है, इसके 2.5 सेंटीमीटर जो है ऊपर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। दिस अपेक्स is blend which reach मतलब above the 2.5 centimeter above the medial 1/3 of the clavicle bone। तो clavicle bone का जो medial 1/3 होता है इसके जो है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। और जो
फर्स्ट मतलब रिब होता है, फर्स्ट रिब होता है या फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो होता है, तो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के जो है इससे अगर दूरी लिया जाए एक्सटर्नल एंड ऑफ द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, तो इससे मतलब 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो दिस अपेक्स लाइज 2.5 सेंटीमीटर एबव द मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बोन एंड 5 सेंटीमीटर एबव द फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज। तो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज से अगर इसकी दूरी लिया जाए अपेक्स की, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ से दूरी लिया जाए जो है फर्स्ट क्लेविकल बोन के मीडियल 1/3 से, तो ये ऊंचाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ द अपेक्स फ्रॉम द clavicle bone is 2.5 centimeter and height of the apex from the first costal cartilage is 5 centimeter। तो ये अपेक्स जो है ऊपर होता है, क्लेविकल बोन के ऊपर भी होता है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के जो है मतलब 5 सेंटीमीटर ऊपर होता है। और इस अपेक्स को दिस अपेक्स इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा। इसके ऊपर जो है ये अपेक्स ऑफ लंग इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा। और सर्वाइकल प्लूरा क्या होता है? ये पैराइटल प्लूरा का जो है एक हिस्सा होता है जो कि गर्दन तक जो है गर्दन में होता है। सर्वाइकल माने गर्दन, सर्विक्स नेक का दूसरा नाम सर्विक्स है। तो अपेक्स ऑफ द लंग इज प्रेजेंट इन द नेक। और ये जो है मतलब क्लेविकल बोन के ऊपर जो है, देखिए क्लेविकल बोन के ऊपर जो ये डिप्रेशन है जो इसको सुप्रा क्लेविकुलर फोसा कहते हैं, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो ये क्लेविकल बोन के ऊपर डिप्रेशन जो दिखाई पड़ रहा है दिस इज द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो ये अपेक्स इज प्रेजेंट जस्ट मीडियल टू द सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो अपेक्स का मतलब सुप्रा क्लेविकुलर फोसा से क्या रिलेशन है? ये लेटरल पोजीशन है। सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जो है इसका पोजीशन लेटरल पोजीशन है, और अपेक्स ऑफ द लंग का पोजीशन जो है मीडियल पोजीशन है। तो दिस अपेक्स इज प्रेजेंट जस्ट मीडियल टू द मतलब सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। तो क्लेविकल बोन के ऊपर जो है एक गड्ढा है, डिप्रेशन है, इसी को सुप्रा, सुपर माने ऊपर, क्लेविकुलर माने क्लेविकल बोन, और फोसा माने डिप्रेशन। तो द डिप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द क्लेविकल बोन इज नोन एज सुप्राक्लेविकुलर फोसा। तो दिस अपेक्स ऑफ द लंग लाइज जस्ट मीडियल टू द सुप्राक्लेविकुलर फोसा। अब ये अपेक्स ऑफ लंग इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा, सर्वाइकल प्लूरा। तो इस अपेक्स की कवरिंग होती है, ढका होता है सर्वाइकल प्लूरा से जो है, और सर्वाइकल प्लूरा जो है ये पैराइटल प्लूरा का जो है हिस्सा होता है। और इस सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर भी जो है फर्दर कवरिंग होती है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, पहले देखिए अपेक्स के ऊपर जो है क्या होता है? सर्वाइकल प्लूरा, फिर सर्वाइकल प्लूरा के ऊपर जो है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन, और इस सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन को सिम्पसन फेसिया कहते हैं, सिम्पसन फेसिया कहते हैं, सिम्पसन फेसिया। तो सिम्पसन जो है एनाटॉमिस्ट है जो है, तो इन्होंने जो है इस झिल्ली का जो है डिटेल्ड स्टडी किया था जो है, तो उन्होंने अपने नाम से फेसिया का मतलब मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है जो है, तो इस झिल्ली का जो है मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था, पूरा स्टडी किया था, तो उन्होंने सुप्राप्लूरल मेम्ब्रेन को सिम्पसन फेसिया कहते हैं। अब देखिए ये जो अपेक्स है, तो इसके सामने, अपेक्स के सामने जो है एक ऐसे डिप्रेशन ग्रूव होता है, ग्रूव फ्रंट साइड में, और इस अपेक्स के मीडियल साइड में भी जो है ऐसे जो है ये मतलब डिप्रेशन होता है। तो ये डिप्रेशन जो है क्यों होता है? देयर इज अ ग्रूव ऑन द फ्रंट एंड मीडियल साइड ऑफ द अपेक्स ऑफ द लंग। तो दिस ग्रूव इज फाउंड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पर जो है सबक्लेवियन आर्टरी जो है अपेक्स के सामने जो है सबक्लेवियन आर्टरी होती है, और इसके अपेक्स के मीडियल साइड में भी सबक्लेवियन आर्टरी जो है यहाँ प्रेजेंट होती है, और इसी के प्रेशर से जो है ये अपेक्स ऑफ लंग के सामने भी ग्रूव होता है, और अपेक्स ऑफ लंग के मीडियल साइड में भी ग्रूव होता है। तो दिस ग्रूव व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट एंड मीडियल साइड ऑफ द अपेक्स ऑफ द लंग इज फाउंड ड्यू टू प्रेशर ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। अब आइए सेकंड है बेस। बेस ऑफ द लंग इज सेमिलुनर एंड कॉन्केव इन शेप। तो ये बेस ऑफ जो लंग जो होता है ये कैसा होता है? सेमिलुनर होता है, अर्धचंद्राकार होता है, और कॉन्केव होता है जो है। तो ये बेस इज कवर्ड बाय द मतलब डायफ्रागमेटिक प्लूरा। यहाँ पर जो है
बेस जो है किससे कवर्ड होता है? ये डायफ्रामेटिक प्लूरा से कवर्ड होता है। तो ये भी पैराइटल प्लूरा का मतलब एक हिस्सा है। और इस बेस जो है ये डायफ्रामेटिक मतलब प्लूरा क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो प्लूरा होता है क्योंकि जो डायफ्राम होता है उसके पास राइट क्रस होता है और राइट डोम होता है, सेंट्रल टेंडन होता है और लेफ्ट डोम होता है, ठीक है, लेफ्ट क्रस होता है। देखिए, तो बेस ऑफ लंग इज सेपरेटेड बाय द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम। ये राइट डोम ऑफ द डायफ्राम है और ये जो है लेफ्ट मतलब लंग का जो बेस है ये लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम से जो है मतलब इसके ऊपर रहता है। तो राइट डोम ऑफ द डायफ्राम के तो दिस बेस ऑफ द राइट लंग रेस्ट ऑन द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम एंड the base of the left lung rest on the left dome of the diaphragm। और हार्ट जो है, दिल जो होता है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम पर रेस्ट करता है। तो ये आरामगाह है लंग के बेस का जो है डायफ्राम का राइट डोम, ये दाहिना गुंबद है राइट डोम ऑफ डायफ्राम। ये क्या है? रेस्टिंग प्लेस है लंग का जो बेस इसी पर जो है आराम करता है और लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द लेफ्ट लंग। तो बेस ऑफ द लेफ्ट लंग रेस्ट ऑन द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम एंड बेस ऑफ द राइट लंग रेस्ट ऑन द राइट डोम ऑफ द डायफ्राम। इसी वजह से ये डायफ्राम के राइट डोम पर है। यहाँ पर जो प्लूरा होता है इसे डायफ्रामेटिक प्लूरा कहते हैं और यहाँ पर जो लेफ्ट लंग के उसको होता है मतलब बेस, ये भी यहाँ पर प्लूरा की कवरिंग होती है। तो द बेस इज कवर्ड बाय द डायफ्रामेटिक प्लूरा और अपेक्स इज कवर्ड बाय द सर्वाइकल प्लूरा। इसे सर्वाइकल प्लूरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेक पे होता है और बेस कहाँ पे होता है? ये डायफ्राम के मतलब राइट डोम और लेफ्ट डोम पर होता है। राइट लंग का बेस राइट डोम ऑफ डायफ्राम पर रहता है और लेफ्ट लंग का बेस लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम पर रहता है। इसी वजह से इसे जो है डायफ्रामेटिक प्लूरा कहते हैं। अब देखिए, इसके राइट डोम के नीचे जो है, राइट डोम के नीचे ये राइट लोब ऑफ द लीवर, राइट लोब ऑफ द लीवर। तो this right dome of the diaphragm separates the base of the right lung from the right lobe of the liver and left dome of the diaphragm separates the base of the left lung from the left lobe of the liver। तो देखिए, तो यहाँ पर राइट डोम जो है राइट लंग को सेपरेट करता है किससे? राइट लोब ऑफ द लीवर। तो लीवर का और लंग का सेपरेशन जो है कौन कर रहा है? डिमार्केशन कौन कर रहा है? लाइन ऑफ डिमार्केशन कौन कर रहा है? राइट डोम ऑफ द डायफ्राम सेपरेट्स द बेस ऑफ द राइट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लीवर। देखिए, थोरेसिक आर्गन है, लंग्स जो है थोरेसिक आर्गन है और ये लीवर जो है ये अब्डोमिनल आर्गन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है और लंग जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। तो दिस लीवर इज एन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लंग्स इज एन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोनों सिस्टम के ऑर्गन एक दूसरे से अलग है। तो कौन सेपरेटिंग लाइन कौन है? ये डायफ्राम का राइट डोम ऑफ डायफ्राम सेपरेट्स द बेस ऑफ द राइट लंग फ्रॉम द right lobe of the liver and left dome of the diaphragm separates the base of the left lung of the left lung from the left lobe of the liver। तो ये लेफ्ट लंग का जो बेस है, ठीक है, तो इसका मतलब रिलेशन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से और फंडस ऑफ स्टमक और उसके बाद ये फंडस ऑफ स्टमक है और स्प्लीन। तो यहाँ पर जो है बेस ऑफ द लेफ्ट लंग जो है इज रिलेटेड टू द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन। तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स मतलब व्हिच आर रिलेटेड टू द बेस ऑफ द लेफ्ट लंग। देखिए, ये जो है इंटीरियर बॉर्डर है, ये राइट लंग का इंटीरियर बॉर्डर है और ये लेफ्ट लंग का इंटीरियर बॉर्डर है। तो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग इज स्ट्रेट एंड जो है वर्टिकल। ये फर्स्ट रिब से लेकर के पहले रिब से लेकर के और छठवें रिब तक 6th रिब तक जो है ये पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर जो है सीधा है, कहीं पर देयर इज नो डिविएशन, कहीं पर वो नहीं है।
दिस इज वर्टिकल एंड स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट लंग का जो एंटीरियर बॉर्डर है ये फोर्थ रिब तक जो है ये स्ट्रेट एंड वर्टिकल है, लाइक द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग, लेकिन यहाँ पर फोर्थ रिब से लेकर के और छठे रिब तक जो है ये क्या है, ये कर्विंग आ गई है, टेढ़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर हार्ट रहता है और दिल के प्रेशर से यहाँ पर जो डिप्रेशन आ गया है, तो इसको कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज कार्डियक नॉच ऑफ द लेफ्ट लंग है। ये वेल डिफाइंड बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर इज वेल डिफाइंड बॉर्डर, शार्प बॉर्डर है जो है, थिनर बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर में सबसे थिनेस्ट बॉर्डर है, पतला बॉर्डर है और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है। दिस इज थिनेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर, एंड सबसे पतला बॉर्डर है, सबसे जो छोटा बॉर्डर है, एंड दिस इज नोन एज कॉस्टल बॉर्डर। इसे कॉस्टल बॉर्डर भी कहते हैं क्योंकि ये मतलब बॉर्डर जो है ये कॉस्टल बॉर्डर के लंग रहता है। और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, लंग का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये क्या है, ये थिकेस्ट बॉर्डर है। इस तीनों बॉर्डर में सबसे जो है थिकेस्ट बॉर्डर है, मतलब जैसे ये थिनेस्ट बॉर्डर है तीनों बॉर्डर में, ये मोटा बॉर्डर है और ये इल डिफाइंड बॉर्डर है, मतलब इसको गौर से देखना पड़ेगा जो है, तब पता चलेगा कि हाँ ये बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉडी द थिकेस्ट सबसे मोटा बॉर्डर है। दिस बॉर्डर इज आल्सो नोन एज वर्टिब्रल बॉर्डर है। इस बॉर्डर को वर्टिब्रल बॉर्डर कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटीरियर बॉर्डर को कास्टल बॉर्डर कहते हैं। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग इज नोन एज वर्टिब्रल बॉर्डर, और इसका जो वर्टिकल एक्सटेंशन होता है, जो 7th सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होता है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, यहाँ से शुरू होता है और 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। तो 7वें नंबर का सर्वाइकल वर्टिब्रा, और ये मतलब इसके स्पाइन से शुरू होता है और इसके जो है 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइन पर खत्म होता है। इंफीरियर बॉर्डर जो होता है ये नाइदर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है, तीनों बॉर्डर में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है। और इस बॉर्डर का जो है इंफीरियर बॉर्डर इज नोन एज डायफ्रामेटिक बॉर्डर। दिस बॉर्डर सेपरेट द बेस फ्रॉम द कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।